नमस्कार, मैं सुनील अवस्थी, उज्जवल प्रेरणा लाइव्स। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपलब्ध मौजूद हैं एक समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी एक मुखर पहचान रखने वाले, लखनऊ की एक जानी मानी अपनी शख्सियत। जब भी आप उनसे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि खुशियां आपके चारों तरफ इकट्ठा हो गई। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्येंद्र भवनानी जी, जो कि एक समाज सेवी हैं। मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अपना एक पहचान रखते हैं। वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनसे हम आज समाज सेवा पे चर्चा करेंगे, उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों पे चर्चा करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि समाज सेवा करते वक्त किस प्रकार की परेशानियां जो है वो महसूस करते हैं और उनके निवारण के लिए उनके क्या सुझाव हैं। तो धन्यवाद सत्येंद्र जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपने समाज सेवा को ही क्यों चुना? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार और सुनील जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, बचपन से मेरा जो परिवार है, मेरे जो बड़े हैं बुजुर्ग, मेरे दादाजी डॉक्टर लेखराज जी, हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिली समाज सेवा की। जब वो लखनऊ में आए सिंध से, दूर तक क्षेत्रों तक कोई लोग नहीं हुआ करते थे। वो अपनी साइकिल लेके, रिक्शा लेके जाते थे, लोगों की सेवा करते। हमने उनकी कहानियाँ बहुत सुनी, जिनकी स्मृति में क्षेत्र में लखनऊ शहर का सबसे एक बड़ा अस्पताल अवध अस्पताल बना, उन्हीं की स्मृति में। इन्हीं बड़ों के आशीर्वाद से ये जो चीज़ है मानव सेवा, समाज सेवा मेरे पास भी आई और अनेकों प्रकार की जो समाज की सेवाएं हैं, अनेकों संस्थाओं के साथ में जुड़ा और जो संभव प्रयास हो सका वो करने का भरसक प्रयास किया। तो समाज सेवा के इस क्षेत्र में जब आप कार्य करना शुरू किए तो कई प्रकार की चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ा रहा। वो किस प्रकार की चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो थोड़ी बहुत आपका कहना सही है आई, लेकिन चुनौतियों के साथ साथ लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास, लोगों का आशीर्वाद भरपूर मिला। उन सब के आगे जो ये चुनौतियां हैं वो फीकी पड़ गई। हम लोग स्लम कॉलोनीज बस्ती में जाते थे, वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल खोले। फिर उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए जब वहाँ जाते थे तो स्लम बस्ती में लोग पढ़ाई के नाम पे जैसे दूर कतराते थे, भागते थे। तो लेकिन एक बार जब विश्वास पैदा हुआ, बच्चों ने जब आना चालू किया तो एक एक करके एक बच्चे के साथ 100 हो गए। फिर एक साथ एक स्कूल, 2 स्कूल, आज की तारीख में 6 स्कूल इस तरह के स्लम कॉलोनीज की बस्ती में चल रहे हैं। कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। बिल्कुल, कड़ी से कड़ी जुड़ती गए। आप जैसे लोगों का प्यार, विश्वास मिलता गया, कारवां आगे बढ़ता रहा। तो समाज सेवा के क्षेत्र में कोई ऐसा अनुभव जिसे आप कभी भुला ना सके? नेत्रदान और रक्तदान, ये मेरा एक अपना कड़ी रहा है, जिसके प्रति मेरा दिल से प्रेम रहा है। मैं पिछले 25 वर्षों से रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और आज की तारीख में लगभग 85 बार रक्तदान दे चुका हूँ। स्वयं रक्तदान कर चुका हूँ और 85 बार देने के बाद लगभग कम से कम 300-400 रक्तदान शिविर लगा चुका हूँ। कोशिश रहती है कि हर 15 दिन में, महीने में एक रक्तदान शिविर लगे। रक्तदान शिविर के फायदे ये होते हैं कि एक साथ एक जगह पे जो हम पहुँच नहीं सकते लोग, आज की तारीख में लोगों के पास खुद ब्लड बैंक पहुंचने में समस्या होती है, तो हमारी टीम गाड़ी लेके उस जगह पे, स्थान पे पहुंच जाती है और एक साथ जितने लोग रक्तदान कर सकते हैं वो रक्तदान कर देते हैं। उनको पूरी चीज़ बताई जाती है, तो रक्तदान करने के क्या फ़ायदे होते हैं और उस रक्तदान से क्या लाभ होते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर किसी ज़रूरतमंद को जैसे ज़रूरत पड़ती है रक्त की, तो उसको तुरंत कुछ समय में रक्त मुहैया करा दिया जाता है। आपकी इस यात्रा में जो है सबसे मुश्किल समय कौन सा था और आपने उसे कैसे मैनेज किया? मुझे याद है, आज 11 साल हो गए, हम लोगों ने अवध चौराहे पे रैन बसेरे का एक हम लोगों ने प्रण किया, सारे युवाओं ने मिलके कि रैन बसेरे का हम लोग संस्करण यहाँ पर करें जी। तो अवध चौराहे पे आप जैसे हम लोग देखते हैं कि सब तरफ से रोड्स कनेक्टेड हैं, पूरे क्षेत्र की, शहर की। और लखनऊ एक ऐसा शहर हो गया है कि बाहर से जितने मजदूर हैं वो यहाँ आके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनके पास अपना घर ना होने के कारण और अपनी छत ना होने के कारण रात में ठंड में अपने सिकुड़ते हुए हम लोगों ने देखे। तो हम लोगों ने, युवाओं ने और हमारे
साईं जी, हमारे पीठाधीश्वर संत शिरोमणि साईं चांदूराम साहब जी के आशीर्वाद से जी। इस रैन बसेरे का हम लोगों ने 11 साल पहले उद्घाटन किया और आज ये 12वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आपने कहा कि आप रक्तदान शिविर जो या नेत्रदान जो आपका है, आपका एक प्रमुख जो मुद्दा है या आप इसको लेकर के संकल्पित हैं, आपका जीवन पूरा संकल्पित है। तो रक्तदान शिविर के आयोजन को जो है उसमें अभी तक आपने जैसे बताया 300 से 400 के करीब आपने शिविर आयोजित किए। तो ये जो संग्रहित करते हैं इसके लिए क्या मतलब कैसे इसका प्रोसेस आप करते हैं? ये किसी ब्लड बैंक के सहयोग से या किसी स्वयंसेवी मतलब सरकारी सहयोग से कैसे इसका वो होता है? ये हर तरह का होता है। हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि शहर में जो भी अपने ब्लड बैंक हैं, हम सबको अपना थोड़ा थोड़ा ब्लड मुहैया करा सकें। जी। हम ये आयोजन कभी मेडिकल कॉलेज के साथ, कभी सिविल हॉस्पिटल के साथ, कभी लोहिया हॉस्पिटल, कभी पीजीआई और अगर प्राइवेट में कहें तो अवध ब्लड बैंक के साथ ये आयोजन करते रहते हैं। जी। अलग अलग ब्लड बैंक से करने का मकसद ये होता है कि जिस जगह का ब्लड होता है तो वहां पर अगर कोई मरीज भर्ती है तो उसको हम तुरंत का तुरंत वहां से मुहैया करा सकें। तो इस तरह के जो आयोजन शिविर के आयोजन होते हैं उनमें क्या किसी प्रकार की परेशानी का भी सामना आपको करना पड़ता है? परेशानियां शुरू में होती थी, अब तो समय के साथ जितनी परेशानियां हैं सारी की सारी दूर हो गई हैं। अब ऐसी कोई विशेष परेशानी दिखती नहीं है। नहीं, लेकिन लोगों में अभी भी एक भ्रांति रक्तदान को लेकर के रहती है कि रक्तदान, बहुत सारे लोग अभी कतराते हैं कि शरीर से खून निकल जाएगा, नया बनेगा नहीं बनेगा। तो उस तरह की कंडीशन में उनको प्रेरित करना बड़ा कठिन काम है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? शुरुआत में ये जरूर हम लोगों के साथ समस्याएं रही जी। लेकिन हम लोगों का काम जो है रक्तदान के साथ साथ जो हम लोग शिविर लगाते हैं लोगों को जागरूक करना भी हम लोगों का एक और कर्तव्य है। तो हम लोग इसके लिए छोटे छोटे आयोजन करते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं और हमारी टीम जो है वो लोगों को पहले से जाके उसके बारे में, उनके लाभ क्या है उसके बारे में जितनी भ्रांतियां उनके दिमाग में है वो सबको दूर करती है। फिर जिस दिन हम कैंप लगाते हैं तो हमारे पास उम्मीद से ज्यादा लोग रक्तदान करने के लिए आते हैं। भविष्य में जो है रक्तदान शिविर से संबंधित जो आयोजन है इसको और बेहतर बनाने की आपकी क्या योजनाएं हैं या आपकी क्या राय है इस पे? हम लोगों के पास जैसे हम लोग रक्तदान के लिए जाते हैं तो एक अच्छा सा सेटअप चाहिए होता है, जहाँ पे जाएं तो वहाँ पे वातानुकूलित व्यवस्था होनी चाहिए जी। और कभी कभी इन जगहों पे जैसे हमारे पास कॉल आता है कि मॉल से आ जाता है, कभी कॉलेजेस से आ जाता है, कभी होटल से आ जाता है। तो हमारी ये योजना है कि एक जो रक्तदान शिविर की जो बस है वो भी हम किसी तरह से गवर्नमेंट से टाई अप करके करें कि जहाँ पर लोग ना पहुंच सके या वहां पर व्यवस्था ना हो तो हम वो रक्तदान शिविर उसी बस में करा सके। आपने जैसे बताया नेत्रदान, रक्तदान और एक मैंने कहीं पढ़ा था कि देहदान को लेकर के भी आपका जो प्रयास है वो निरंतर जारी है, सफलता की तरफ धीरे धीरे उसमें लोग। लेकिन इस तरह के प्रयासों में आम जन की जो भागीदारी होती बड़ी कठिन है, तो उसको कैसे व्यवस्थित करते हैं? देखिए, शुरुआत में ये होता था कि नेत्रदान के लिए लोग संकल्पित तो होते थे। हमने अगर किसी से बात करी तो एक संकल्प पत्र होता है वो उसको भर देते थे। लेकिन अगर किसी के घर में किसी के घर में दुख आ गया तो वो उसमें थोड़ा सा संकोच करते थे। पहले ये होता था कि अगर कोई नेत्रदान कर रहा है तो अगले जन्म में जो है सूरदास पैदा होगा। तो ये जितनी भ्रांतियां रही हम लोगों ने लोगों की दूर करी। हम लोगों ने जाके वैकुंठ धाम में जाके जब हम लोगों ने नेत्रदान कराए और एक साथ कम से कम हजारों लोगों ने जब उस नेत्रदान को अपनी आंखों के सामने देखा तो लोगों के मन में जितनी भ्रांतियां थी वो सारी भ्रांतियां दूर हुई। और हम लोग शहर में इस तरह के आयोजन भी करते रहे। इस तरह का एक आयोजन रहा जहां से हम लोगों ने नेत्रदान कराया और किन लोगों को नेत्र लगे उनमें हम लोगों ने उन तरह की एक कॉन्फ्रेंस और मीटिंग कराई। ये तो सरकार की तरफ से बताना बहुत मुश्किल होता है कि किस व्यक्ति ने नेत्रदान किया और किसको लगा, लेकिन हम लोगों ने ये जरूर प्रयास किया कि एक तरफ नेत्रदान करने वाले परिवार के लोग और एक तरफ जिन लोगों को नेत्र मिला है उनकी मिलाप का हम लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम किए और जिस वजह से ये आज की तारीख में समाज में ये भ्रांतियां दूर हो सके। हमारे समाज में लगभग मैं ये देख रहा हूँ कि 99% तक जागरूकता एक आ चुकी है। और अगर हमारे यहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो मेरे पास 100% उस परिवार से कॉल आता है, चाहे उस परिवार ने संकल्प लिया हो चाहे ना लिया हो, लेकिन वो परिवार नेत्रदान करने के लिए इच्छुक रहता है।
हमारे छोटे छोटे जो शहर में कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों की संस्थाएं बनी हुई हैं, उनके मुखिया हैं, वो मौके पे पहुंच जाते हैं और पूरे परिवार को नेत्रदान के लिए प्रेरित करते हैं। आपका प्रयास निरंतर जो है वो चला करता है, लेकिन फिर भी जो आम जनमानस को अपने कार्य में इस सामाजिक सहभागिता में शामिल करने के लिए आपकी कोई विशेष योजना रहती है? मैं लोगों को इस तरह का प्रयास करने का बताता रहता हूँ। जैसे लोगों में भ्रांति है कि मैं अपना शरीर जो है दान करना चाहता हूँ, तो लोगों में ये भ्रांति रहती है, लोगों में ये भाव है कि मैं दान देना चाहता हूँ, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि मैं दान दूं तो कैसे दूं, कहाँ दूं, किसके थ्रू दूं। तो इस तरह के भी आयोजन हम लोगों ने अपने यहाँ कर रखे हैं और लोगों को इस तरह से जागरूक करते हैं। हमेशा देह दान का मतलब ये होता है कि जिस की बॉडी जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो देह दान एक मेडिकल कॉलेज में जाता है और उसमें एनाटॉमी विभाग में उसके ऊपर स्टडीज होती हैं। मरने के बाद किसी भी शरीर का अंग कोई काम नहीं आता, केवल नेत्र को छोड़ के। 6 घंटे के अंदर अगर मरने के बाद अगर किसी ने दान किया है तो केवल और केवल उस शरीर का नेत्र काम आते हैं, उसके अलावा किसी भी तरह का शरीर का कोई अंग काम नहीं आता। और अगर वो अपना देह दान करना चाहता है तो वो एनाटॉमी विभाग है मेडिकल कॉलेज का, वहाँ दान होता है, जिस पे आप जानते होंगे कि मेडिकल कॉलेज में रिसर्चेज होती हैं और हमारे जो आज के तारीख में युवा नए डॉक्टर्स बन रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च कर सकें। ठीक। और सवाल मेरा फिर आता है कि जो लोग आम जनमानस आपके इसमें कार्यक्रम में सामाजिक परिक्षेत्र में आपको सहयोग करते हैं, तो वो आपके किस प्रभाव से किस पहलू से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? देखिए, मैंने जो आपको अभी ये जानकारी दी देहदान को, हमारे पास बहुत सी संस्थाओं के लोग जुड़े हैं जो कहते हैं मैं 50 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, 40 साल से कर रहा हूँ, 85 संस्थाओं से जुड़ा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि देहदान कर कौन सकता है, कौन से शरीर का अंग दान किया जा सकता है, कौन से शरीर का अंग कब दान किया जा सकता है। तो मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी दे दूं कि मरने से पहले आपने सुना होगा कि जो लोग कोमा में हैं जी, तो वहाँ पे आज की तारीख में न्यूरोसर्जन्स और न्यूरोफिजिशियंस का रोल रहता है। वो परिवार को मोटिवेट करते हैं कि उनका ब्रेन डेड हो चुका है और उनका हार्ट काम कर रहा है। अगर इस तरह से अगर वो अपने परिवार के साथ वो डिसीजन लेते हैं उस व्यक्ति का, तो उसमें बहुत से ऑर्गन ऐसे होते हैं जो लोगों को मिल सकते हैं और दूसरे को लग सकते हैं और हम लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इसमें हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, स्प्लीन और स्किन, ये सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो मरने से पहले केवल ब्रेन डेड मरीज इनको दान कर सकता है। मतलब जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी अगर ऐसा रहेगा कि अगर किसी के पास हार्ट लग गया किसी दूसरे को, तो आपके माध्यम से आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य है तो आपके उनकी दिल की धड़कन किसी दूसरे में धड़कती हुई आपको दिखेगी। नेत्र आप दे सकते हैं तो कि किसी के जीवन में रोशनी कर सकते हैं। लोगों ने आपके साथ कार्य किया, उनका अनुभव, उनके आधार पे आपके कार्य में कितना बदलाव आया? मेरा कार्य, जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया, मेरा कार्य और आसान हो गया। आज की तारीख में जो मैं नेत्रदान शिविर, रक्तदान शिविर लगाता था, अब उस माध्यम से जो लोग मेरे साथ जुड़े वो अपने जिलों में, अपने प्रदेशों में, अपने देशों में, अपने अपने मोहल्लों में हर तरह के रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। और मुझे देख के ये अच्छा लगता है कि आज की तारीख में वो भी परिपक्व हो गए हैं और इस तरह के शिविर लगा के और भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नेत्रदान के बारे में जैसे आपने बताया कि इसको 6 घंटे के उसमें किया जा सकता है, मृत्यु पश्चात 6 घंटे बाद तक इसका वो किया जा सकता है। रक्तदान को लेकर के जो मेरा आपसे एक वो है कि रक्तदान में जो है कि वर्तमान समय में जो आप लोगों में रक्तदान को लेकर, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आज की तारीख में लोगों में जागरूकता पहले से बढ़ी है और निश्चित तौर पे बढ़ी है। कुछ बीमारियां जो आई हैं उसकी वजह से भी जागरूकता बढ़ी है। जैसे ये पीरियड अभी आपने देखा होगा कि डेंगू का पीरियड गया, डेंगू में प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है और लगभग हर घर में एक व्यक्ति को डेंगू से ग्रसित होने के कारण बिना ब्लड डोनेट किए प्लेटलेट नहीं बनता। अगर वो प्लेटलेट दान करेगा तभी उसके पेशेंट को लग पाता है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि चाहे वो स्वेच्छा से दे रहा हो, चाहे मजबूरी में दे रहा हो, अपने परिवार के लिए वो मदद करने के लिए आगे आ रहा है। क्या इसमें किसी प्रकार का सरकारी जो सहयोग है वो भी आपको मिलता है उनके द्वारा भी? कह सकते हैं कि देखिए, जो हम रक्तदान शिविर लगाते हैं, काफी सारे
सरकारी अस्पतालों के साथ लगाते हैं, उनकी टीम जो है वो स्थान पे पहुंचती है, तो उनका सहयोग, आप ये कह सकते हैं, उनके सहयोग के बिना वो कैंप कैसे लगता। और अगर कभी हमें रक्त की जरूरत होती है तो वो जो कार्ड्स मुहैया कराते हैं, उन कार्ड्स के माध्यम पे जो सरकारी अस्पताल में लोग भर्ती हैं उनको रक्त मुहैया होता है। नेत्रदान में भी यही है। नेत्रदान के लिए मेडिकल कॉलेज की टीम आती है, वो पूरी टीम सरकारी आती है और वहीं पे नेत्रदान के लिए लोग जो नेत्र होते हैं वहां पे ले जाते हैं। देहदान के लिए सरकारी अस्पताल की टीम आती है, तो उनके सहयोग के बिना आज की तारीख में ये सब कार्य संभव नहीं है। आपका एक प्रमुख मुद्दा मैंने देखा था कि जो एक बीमारी है थैलीसीमिया को लेकर के आपका विशेष जो उस पे प्रभाव रहता है कि योगदान रहता है कि लोगों को जागरूक करना। मैं जानना चाहता हूं और अपने दर्शकों को भी बताना चाहिए कि थैलीसीमिया जो है वो है क्या चीज और ये बीमारी कैसे होती है। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है और आप इसको ये कह सकते हैं कि जीन्स के थ्रू होती है और ये हेरिडिटी बीमारी है जी। और ये जो बीमारी है ये हम लोगों के साथ पीढ़ियों दर पीढ़ियां चली आ रही है, मतलब अनुवांशिक तौर पे। अनुवांशिक। तो ये जो आपने बताया कि थैलीसीमिया, इसके लक्षण कैसे पहचाने जाए कि ये थैलीसीमिया से ग्रसित है? देखिए, इसके लक्षण किसी को पता नहीं चलते हैं। दो तरह की थैलीसीमिया रहता है, एक थैलीसीमिया माइनर और एक थैलीसीमिया मेजर। जी। थैलीसीमिया माइनर जो है वो कोई बीमारी नहीं है। ओके। आप ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी दिक्कत है, वो हमारे शरीर में पड़ी हुई है। जैसे एक शरीर में अपेंडिक्स पड़ा रहता है तो उसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन जब वो दर्द करता है तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है, लेकिन जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। इसी तरह से अगर कोई थैलीसीमिया माइनर पेशेंट है और जीवन में एक बार आदमी को ये जांच करानी होती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, इससे ये पता चलता है कि अगर उसके परिवार में कोई थैलीसीमिया माइनर ग्रसित है तो उसका विवाह दूसरे थैलीसीमिया माइनर के साथ ना हो। और अगर दो थैलीसीमिया माइनर आपस में मिलेंगे तो थैलीसीमिया मेजर बच्चा पैदा होने के चांसेस 50% से ज्यादा हैं। और मेजर बच्चा पैदा होने के मतलब उसमें समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। हर 15 दिन में आप देखते होंगे कि किसी बच्चे को हम लोग पीजीआई ले जाते हैं ब्लड चढ़वाने के लिए, तो वो थैलीसीमिया मेजर बच्चों में ये समस्या रहती है। तो क्या थैलीसीमिया मेजर जो प्रॉब्लम है इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज इसका प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इलाज आप कह सकते हैं कि बहुत तकलीफ देह है और बहुत महंगा है। तकलीफ देह इस वजह से कि कम से कम 8-10 साल तक जब बच्चा हो जाता है तो उसको हर 15 दिन में 1 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ता है जी। और जब बच्चा 8-10 साल का हो जाता है तो उसका केवल और केवल इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक खर्चीला इलाज है, उसमें जरूरत से ज्यादा पैसा लगता है और प्लस बोन मैरो जो उसके परिवार का व्यक्ति है वो बोन मैरो उसको दान करता है, तभी उसका ट्रांसप्लांट हो सकता है। मतलब पारिवारिक सदस्य ही जो ब्लड से रिलेटेड संबंधित हो वही दान करता है। बिल्कुल, बोन मैरो जो है घर के परिवार का सदस्य दान करेगा और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने में जो परिवार का सदस्य दान भी करता है उसको भी काफी समस्याओं से जूझना पड़ता है। आपने बताया थैलीसीमिया, तो ये किस उम्र के बाद इसके लक्षण दिखाई देते? क्या इसकी कोई एक निर्धारित उम्र है कि ये 18 साल के बाद या 30 साल या 35 साल, किस उम्र के लोगों में इसकी होने की? मैंने आपसे ये कहा कि ये आनुवंशिक बीमारी है। अगर कोई थैलीसीमिया ग्रसित होगा तो जब वो पैदा होता है तो थैलीसीमिया के साथ ही पैदा होता है जी। इसका मतलब ये हुआ कि थैलीसीमिया, और आज की तारीख में तो बहुत सी तारीख मेडिकल ने एडवांसमेंट कर ली है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हम लोग इसको पता कर सकते हैं। ओके, मतलब आज की तारीख में ये जांचें आ गई हैं कि अगर किसी की मदर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी जब जांचें होती हैं तो वो बच्चा जो पैदा होगा वो थैलीसीमिया ग्रसित है या नहीं उसके बारे में भी पता किया जा सकता है। तो जो विशेष रूप से लक्षण, देखिए आमतौर पे अगर देखा जाए तो बीमारियों का जो है पता चल ही नहीं पाता जब तक वो बड़े स्तर पे ना दिखाई पड़े। तो कैसे इसका लक्षण कैसे पहचाने जाए? कभी कभी शहरों में तो देखिए एक बड़ी प्रक्रिया है या संसाधन उपलब्ध है, गांव क्षेत्र में बड़ी दिक्कतें हैं जहाँ पे इसके लोग अवेयर, मेडिकल को लेकर अस्पताल जाने से कतराते हैं, जांच कराने। उस समय कैसे पता लगेगा कि ये बच्चा या ये व्यक्ति थैलीसीमिया से ग्रसित है? जो बच्चा थैलीसीमिया से ग्रसित है उसका हीमोग्लोबिन, खून की मात्रा जो शरीर में रहती है वो कम रहती है, वो बढ़ती नहीं है। वो जनरली 8 से 10 तक ही रहती है। जैसे अगर नॉर्मल बच्चा है जो थैलीसीमिया नहीं है उसके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14 होती है और थैलीसीमिया वाले जो बच्चे होते हैं उनमें 8 से 10 रहती है।
तो उसमें आप देख सकते हैं कि शरीर में सफेद और पीलापन आपको ज्यादा दिखेगा। आंख में आप नीचे देखेंगे तो वो पीलापन जैसे जॉन्डिस के लक्षण आपको दिखते हैं, उस तरह का शरीर दिखेगा, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन ही उनका 8 दिखता है तो शरीर लाल ना दिखने के कारण ये एक पहचान है कि हम लोग देख के उसको पता कर सकते हैं। जी। तो थैलीसीमिया को रोकने के लिए कोई विशेष कदम उठाने की जरूरत है? थैलीसीमिया को रोकने का प्रयास केवल यही है, माउथ पब्लिसिटी है। और हम जब दो बच्चों की आपस में विवाह करते हैं तो दोनों का हम आज की तारीख में जैसे कुंडली मिलाते हैं, हम और भी बहुत सी चीज़ें मिलाते हैं, तो हमें उन दोनों की थैलीसीमिया की रिपोर्ट भी मिलानी चाहिए। अगर दो बच्चे आपस में थैलीसीमिया माइनर हैं तो कोशिश करके हमको वहाँ पे विवाह रोकना चाहिए। आपका जो ये सजेशन है, सलाह है, ये काफी महत्वपूर्ण। लेकिन भारत में अगर देखा जाए आज की डेट में, हमारे देश में, तो दिन पर दिन इस तरह के जो बीमारी थैलीसीमिया का देखिए वर्चस्व धीरे धीरे जैसे लग रहा बढ़ रहा है। तो उसको रोकने, उसके जो संख्या है बढ़ रही, तो उसके लिए क्या कारण, उसके लिए सरकार ने योजनाएं चालू कर दी हैं। और आज की तारीख में जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसी दौरान आज की तारीख में जो 9 महीने के बीच में इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो डॉक्टर साहब ये सारी जांचें करवा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस परिवार में जो मदर है उसको भी पता चल जाता है कि कहीं वो थैलीसीमिया ग्रसित तो नहीं है, और अगर जो उसका होने वाला बच्चा है वो कहीं थैलीसीमिया ग्रसित तो नहीं है, जिसकी वजह से पहले से ही पता हो जाने के कारण उसके निदान होने की समस्या जो कारण है वो पहले से और बेहतर हो चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो थैलीसीमिया से ग्रसित पीड़ित व्यक्ति है या उसका परिवार है, उस पर भावनात्मक रूप से या आर्थिक रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, आर्थिक रूप से मैंने आपसे कहा बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर किसी के घर में थैलीसीमिया ग्रसित बच्चा है तो उसको हर 15 दिन में 1 बोतल खून चढ़ाने के लिए जाना है। तो आप ये समझ सकते हैं आज की तारीख में पूरा एक दिन 15 दिन में निकालना, फिर उसके लिए एक आदमी लगा हो जो उसके लिए खून दान करे, फिर वहाँ पे चढ़वाए, फिर घर वापस आए, और कुछ दवाइयाँ हैं जो बराबर निरंतर जब तक बच्चा है तब तक उसकी चलती रहती है। जी। तो जो इस प्रकार के रोगी हैं, थैलीसीमिया से पीड़ित व्यक्ति हैं, उस तरह के लोगों के लिए क्या कोई विशेष योजनाएं या सरकारी सहायता भी उपलब्ध है? हाँ, सरकार ने इस तरह की योजनाएं चला रखी हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी यहाँ पे लखनऊ शहर की अगर हम बात करें तो पीजीआई में इस तरह का एक डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे इन तरह के बच्चों के लिए काफ़ी हद तक सरकारी मदद मुहैया होती है। वहाँ पे इलाज में भी उनको काफ़ी मदद मिलती है, और अगर किसी के पास रक्त की समस्या है तो जिस तरह के रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं उसमें से उनको रक्त भी उपलब्ध कराया जाता है। एक दो सवाल मेरे और बच रहे हैं कि थैलीसीमिया के इलाज के लिए किस प्रकार के जो नए नए शोध हो रहे हैं, तो कौन कौन से नए शोध और तकनीकें जो हैं वो विकसित हो रही हैं? देखिए, नए शोध में बस हमें पता ही करना होता है कि थैलीसीमिया ग्रसित बच्चा है या नहीं है। और बाकी आज के तारीख में जो इलाज है इसका, अगर कोई थैलीसीमिया मेजर बच्चा हो जाता है तो इसका इलाज वही बोन मैरो है। तो पहले क्या होता था कि जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता था उसके सक्सेस रेट कम होते थे, लेकिन आज की तारीख में जितने एडवांसमेंट्स हो रहे हैं तो उसमें सक्सेस रेट काफ़ी हद तक अब बढ़ा है। तो आपकी राय में, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं, बहुत सारे ऐसे शिविर का आयोजन किया है, तो आपके अगर नजरिए को हम समझें तो क्या इस बीमारी पे या इस तकनीक से इस बीमारी का पूरी तरह निदान संभव है, समाप्त कर पाना इसको संभव है? देखिए, ये बीमारी ऐसी है कि हम अगर सब पूरा समाज अगर मिल जाए तो इस बीमारी को होने से ही रोक सकता है जी। एक बार अगर ये बीमारी हो गई तो ये लाइलाज बीमारी है। लाइलाज इसलिए कि मैंने आपको बताया था कि 8 से 10 साल तक खून चढ़वाइए, खून चढ़वाने के बाद अगर आपको ठीक कराना है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाइए और जिंदगी भर दवा खाइए। तो इन सब से बचने के लिए हमें पहले से ही इसको प्रयास करना पड़ेगा कि हम पहले से ही चेक करा लें कि हमारे में किसी तरह की कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है। तो इस समाज को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि लोगों की सेवा करें। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इस सेवा के तहत जैसे हम लोगों ने ये कार्य किए, हम लोग खाली छोटे छोटे अगर कहीं 4 लोग मिल के बैठे भी हैं तो एक चौपाल के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई समय नहीं निकाल पा रहा या कोई बड़े आयोजन अटेंड नहीं कर पा रहा, हम कोशिश करके रोज़ क्या है परिवार के साथ बैठते हैं, समाज में लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ 4 घंटे बैठते हैं,
मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि 4 घंटे हम बैठें, खाएं पिएं, मौज करें, मस्ती करें, लेकिन थोड़ी बहुत समाज के प्रति जो दर्द है, जो देश के प्रति प्रेम है, उसके लिए हम लोग 4 बातें जरूर करें। अभी आप मिल रहे थे श्री सत्येंद्र भवनानी जी से, जिनसे आपने समाज में बेहतर कार्य करने के लिए उनकी जिजीविषा देखी और उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में समझा, और विशेष रूप से नेत्रदान, देहदान और रक्तदान पे जो उनका एक अमूल्य योगदान है, उससे भी आप रूबरू हुए। तो मैं सुनील अवस्थी आपसे इजाजत लेता हूं। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।